साधना विभाग जैन विश्व भारती लाडनू राजस्थान चम्माड़ी समा प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 29 दिसंबर 1986। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय आसक्ति अनासक्ति का आधार निवृत्तिवाद। की साधना करने वाले साधक जैन दर्शन निवृत्ति प्रधान दर्शन, सांख्य दर्शन भी निवृत्ति प्रधान दर्शन है और वेदांत को भी निवृत्ति प्रधान कहा जा सकता है। कुछ दर्शन प्रवृत्ति प्रधान है, मीमांसा प्रवृत्ति प्रधान है। दो धाराएं रही हैं दर्शन के क्षेत्र में, एक प्रवर्तक धर्म की धारा, दूसरी निवर्तक धर्म की धारा। प्रवृत्ति जीवन के लिए आवश्यक है। मन, वचन और शरीर ये तीनों प्रवृत्तियां हैं, तीनों कर्म हैं। इस कर्म को, इस प्रवृत्ति को शरीर के रहते छोड़ा नहीं जा सकता। जब तक शरीर तब तक प्रवृत्ति, और जब तक प्रवृत्ति तब तक शरीर। शरीर का और प्रवृत्ति का दोनों का संबंध है। योग की साधना निवृत्ति प्रधान है। योग के आचार्यों ने कहा, शरीर को शिथिल करो, मौन करो और मन को एकाग्र करो या अमन बनो। अमन होना निवृत्ति है, शरीर का स्थिर होना निवृत्ति है, मौन होना निवृत्ति है। हमारे सामने प्रश्न है कि प्रवृत्ति का चुनाव करें या निवृत्ति का। एक प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर हमें पाना है। प्रवृत्ति को छोड़ा नहीं जा सकता और सच्चाई यह है कि निवृत्ति को भी नहीं छोड़ा जा सकता, बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। समस्या अनासक्ति की है और समस्या आसक्ति की है। हम चर्चा कर रहे हैं आसक्ति और अनासक्ति की। आवश्यकता बचे, आसक्ति न बने, कैसे संभव है? उसका आधार क्या है? इस प्रश्न पर चिंतन करते करते हम इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं, यदि अनासक्त होना है तो निवृत्त होना ही होगा। निवृत्ति के बिना अनासक्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अनासक्ति का आधार निवृत्ति है, उस आधार को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। निवृत्ति में से जो प्रवृत्ति निकलती है उसका नाम है अनासक्ति, और प्रवृत्ति में से प्रवृत्ति निकलती है उसका नाम है आसक्ति। करो और करो में से करो निकलेगा, वहां आसक्ति पैदा हो। न करो, न करो में से करो निकलेगा, वहां अनासक्ति पैदा हो। न करो, न बोलो और न सोचो, ये अनासक्ति का आधार है। कैसे संभव होगा जीवन, कैसे चलेगा कि न करो, न बोलो, न सोचो? फिर तो पत्थर बन गए,
जड़ बन गए, कुछ भी नहीं होगा। एक सीमा में जड़ और चेतन में कोई अंतर नहीं। अंतर है वह एक सीमा अलग है। एक सीमा में जहां तक तत्व है, पदार्थ है, जीव भी एक पदार्थ है और परमाणु भी पदार्थ है। जीव में भी सक्रियता है और परमाणु में भी सक्रियता है। एक पत्थर, जड़ पत्थर अपने आप नहीं हिलता चलता, तो जीव को भी उस अवस्था में जाना पड़ता है कि कुछ भी क्रिया नहीं करता, अक्रिय होता है। स्थावर जीव है, वनस्पति पेड़ भी जीव है, न हिलता न डुलता, जड़ जमाए खड़ा है। पृथ्वी भी जीव है, स्थिर है। एक सीमा तक जड़ और चेतन दोनों समान हो जाते हैं। भेद है चैतन्य का, एक में चैतन्य है, दूसरे में चैतन्य नहीं है। निवृत्ति बहुत आवश्यक है। न करो यह सामान्य विधि है। उत्सर्ग मार्ग यानी हमें कुछ भी नहीं करना है, करना नहीं है कुछ भी। आत्मा को कुछ भी नहीं करना है। करना स्वतः प्राप्त नहीं है, करना उपयोगिता के आधार पर प्राप्त होता है, आवश्यकता के आधार पर प्राप्त होता है। करने की सीमा क्या है? हम कितना करें? जितनी जरूरत, जितनी आवश्यकता उतना करना है। करना अपवाद मार्ग है, विशेष विधि है। न करना सामान्य विधि, उत्सर्ग का मार्ग है। हमारा मूल स्वभाव है न करना, न बोलना और न सोचना। यह हमारी मूल प्रकृति है। हमारी शुद्ध चेतना वह न करने की चेतना है, न बोलने की चेतना है और न सोचने की चेतना है। किंतु जब हम व्यवहार की भूमिका में आते हैं, जीवन यात्रा को चलाना होता है, वहां विशेष मार्ग का आलंबन लेना जरूरी है। वह विशेष मार्ग है करना। अब न करने में से करना निकला तो कर्तव्य का विवेक होगा। क्या करना, कितना करना और कैसे करना, यह कर्तव्य का विवेक जागेगा। करो में से करो निकलेगा, वहां कर्तव्य की सीमा नहीं होगी, कार्य की सीमा नहीं होगी और कर्तव्य का विवेक नहीं होगा। दार्शनिक शब्दावली में दो शब्द हैं जैन दर्शन की शब्दावली में, समिति और गुप्ति। गुप्ति गुप्ति निवृत्ति है, समिति प्रवृत्ति है। हमारा कार्य समिति कब हो सकता है? हमारा कार्य सत प्रवृत्ति कब हो सकता है? हमारा कार्य अनासक्तिपूर्ण कब हो सकता है? कि जो प्रवृत्ति गुप्ति संबलित है या जिसकी पृष्ठभूमि में गुप्ति है, वह प्रवृत्ति सम्यक होगी, और जिसकी पृष्ठभूमि में गुप्ति नहीं है वह प्रवृत्ति असम्यक हो, असत प्रवृत्ति होगी, समिति नहीं हो। कार्य को शुद्धता देने वाली है निवृत्ति। जितना जितना निषेध का अंश है, निवृत्ति का अंश है, वह कार्य को शुद्ध बनाता है। एक आदमी खड़ा है, ठहरा हुआ है। ठहरना निवृत्ति, चलना प्रवृत्ति है। अब ठहरा हुआ है, ठहरने के पीछे एक संकल्प है कि मैं ठहरा हुआ हूं, और वह संकल्प उसे ठहराए हुए है।
ठहरने से जो प्रवृत्ति निकली, जो गति निकली, वह गति शक्तिशाली हो। एक आदमी चलता जाए, निरंतर चलता जाए, क्या होगा? निरंतर चलने का अर्थ है पुर्जे का टूट जाना, यंत्र का विकृत हो जाना, शरीर का लुढ़क जाना। आदमी निरंतर चल नहीं सकता, उसे निवृत्ति करनी होती है, गति की निवृत्ति। स्थिति है गति का मूल, अगर स्थिति नहीं है तो गति हो नहीं सकती। एक राजा ने एक आदमी से कहा कि तुम दिन भर में चलो और जितना चलोगे उतनी भूमि तुम्हें दे दूंगा। काम बन गया। उसने सोचा जितना चल सकूं, चलने लगा, चलता बना, चलता बना, चलता गया, विराम ही नहीं लिया। मन में लोभ की प्रेरणा थी और निरंतर गति होती गई, चलता गया। सांझ का समय आया, सूरज ढलने को, उतरने को आया। स्थिति यह बनी कि गिर पड़ा और गिरते ही प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने कहा, बस इतनी भूमि, जितनी दूर ये लुढ़का है, इतनी भूमि इसके नाम से कर दी जाए। उसी में उसकी समाधि बना दी। निरंतर गति और सतत प्रवृत्ति जीवन को अस्त व्यस्त बना देती है। निवृत्ति बहुत जरूरी होती है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपका जीवन किससे चलता है? आप उत्तर देंगे, आहार से चलता है। सही उत्तर है कि भोजन करते हैं इसलिए जीवन चलता है। बिल्कुल सीधा सा उत्तर है। तो मैं फिर पूछना चाहूंगा, क्या आपका उत्तर यह सही है? नहीं, केवल आहार से जीवन नहीं चलता। जीवन चलता है आहार और अनाहार के योग से। अगर केवल आहार से जीवन चले तो 24 घंटा खाकर देखें, निरंतर खाते जाए। एक दिन ऐसा संकल्प करें कि आज एक आहार का उपवास करना है। लोग उपवास करते हैं अनाहार, आज आहार का उपवास करना है। जैसे 24 घंटा अनाहार का उपवास होता है, वैसे 24 घंटा आहार का उपवास करके देखिए। एक दिन भी देखिए, ज्यादा नहीं। अनाहार की तपस्या तो 50 दिन की भी हो सकती है, आहार की तपस्या तो 50 दिन की हो ही नहीं सकती, एक दिन में काम बीत जाएगा। कोई आदमी एक दिन 24 घंटा ही चले, 24 घंटा ही खाता चला जाए, क्या होगा? मौत को निमंत्रण। संभव नहीं। हमारा जीवन चलता है आहार और अनाहार का योग। खाते हैं और नहीं खाते हैं। सच्चाई तो यह है कि आहार के साथ अनाहार अधिक महत्वपूर्ण बात है। हम सोचते हैं, उससे काम होता है, काम होता है, किंतु 24 घंटा निरंतर सोचते चले जाएं तो संभव है क्या? पागलपन को बहुत जल्दी निमंत्रण होगा। पागल में और समझदार में अंतर क्या है? क्या अंतर है? इतना ही तो अंतर है कि समझदार आदमी जब चाहे तब अपने चिंतन पर नियंत्रण कर सकता है, ब्रेक लगा सकता है। और पागल वह होता है जो चिंतन मन में आ गया उस पर ब्रेक नहीं लगा सकता। बस जो ब्रेक नहीं लगा सकता उसका नाम पागल, और जो ब्रेक लगा सकता है उसका नाम समझदार। पागल भी कम नहीं सोचता, बहुत कल्पना करता है, बड़ी उड़ानें भरता है, बहुत सोचता है, कम नहीं, पर ब्रेक नहीं लगा सकता। पागल आदमी था, सामने घड़ी थी,
तो अपने अधिकारी से पूछा कितने बजे? अधिकारी ने कहा 2 बजे। तो क्या घड़ी ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है। अगर ठीक है तो फिर पागल खाने में क्यों? फिर तो और कहीं होनी चाहिए। पागल भी बहुत ठीक बातें करता है, सोचता है, ठीक बातें करता है। बड़े समझदार भी होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। पर कमी एक है कि बस एक बात मन में आ गई, उसे रोक नहीं सकता, नियंत्रण नहीं कर सकता, कहीं विराम नहीं लगा सकता। बहुत सोचना, निरंतर सोचना दिमाग को पागल बना देता है। निरंतर बोलना आदमी को पागल बना देता है, शक्ति को क्षीण कर देता है। बोलता है आदमी, विश्राम लेता है, विराम लेता है, तो फिर बोलने की ताकत आ जाती है। 24 घंटा बोलता ही चला जाए, लोग कहते हैं कुत्ते की खोपड़ी, उसे कुत्ते की खोपड़ी कहा जाता है, जो बक बक करता ही रहता है, भौंकता ही रहता है, कभी विश्राम ही नहीं लेता। और जो बोलना ही सीखा है, न बोलना न सीखा, वह ज्यादा झूठ बोलने वाला होगा, झूठ बोलने वाला। और बड़ी विचित्र आदत हो जाती है उसकी। अधिक बोलने की प्रवृत्ति आदमी को झूठ बोलना सिखा देती। जो संयत बोलता है, सीमित बोलता है, वह झूठ से बच सकता है। ज्यादा बोलेगा उसके लिए झूठ की बहुत संभावना है, बहुत संभावना। एक आदमी पशुओं को बहुत पसंद करता था, पशु बड़े प्यारे लगते थे। एक सौदागर आया पशुओं को लेकर, उसने सारे पशु खरीद लिए, एक कुत्ता था उसको छोड़ दिया और सब खरीद लिए। उसने कहा कि आपने सब खरीदे, इस कुत्ते को क्यों नहीं खरीद लेते हो? उसने कहा मुझे कुत्ते की जरूरत नहीं है, कुत्ते की जरूरत नहीं है। उसने कहा बड़ा अद्भुत है कुत्ता, ये तो आपको लेना ही है। कि क्या अद्भुत है कि आदमी की भाषा बोलता है, यह बात है। उससे पूछा कि बोलो भाई तुम कहां से आए हो? कहां से आए हो? कि मैं उज्जैनी से आया। यहां क्यों आए हो? कि मालिक लाया इसलिए आ गए। तो तुम क्या करोगे? कि जो आप कहेंगे वह करूंगा। रात को रखवाली करोगे? करूंगा। दिन में जहां भेजूंगा काम करोगे? कि कर दूंगा। जो भी कहा नकारना जानता ही नहीं, सब हां हां में, न की बात ही नहीं आती है कि यह करोगे कि करूंगा, वह करोगे कि करूंगा। ना करना जानता नहीं। इतना बढ़िया नौकर कहां मिले जो हर बात में बस यह भी कर लूंगा, यह भी कर लूंगा, यह भी कर लूंगा, मनाही कभी करता ही नहीं। उसने कहा सारे दिन काम करना कि कर लूंगा। तब उसने कहा, सौदागर से पूछा कि इतना बढ़िया कुत्ता, इतना विनीत नौकर, और फिर तुम बेचते क्यों हो? कि सही बात बताऊं क्या, आपने मेरे बहुत पशु खरीदे हैं, आपसे झूठ तो क्या बोलूं। इसमें एक ही आदत बुरी है कि करता कुछ नहीं, झूठ बोलता है, केवल झूठ बोलता है। तो आदमी बहुत बोलता है तो वह झूठ बोलना सीख जाता है। कहीं तो नकारना चाहिए भी, यह मेरी शक्ति के बाहर है, मैं नहीं कर सकता ये। कहीं तो ना आना चाहिए। जो कोई हां ही हां कहे, हां ही हां, वह हमेशा धोखा ही देता है। मेवाड़ में एक प्रधानमंत्री थे, दीवान कहलाते थे उस जमाने में, राजाओं के राज्य में। तो एक दीवान थे, पंडित जी, बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े अच्छे प्रशासक भी थे। कोई भी आदमी शिकायत लेकर जाता, काम कराने के लिए जाता, कुछ भी कह दो, वे कभी नहीं कहते नहीं होगा। मेरा ये काम करना है, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं हो सकता।
क्यों तो लगा रहता और ना कभी होती नहीं है, काम कभी होता है। तो बहुत बोलेगा, आखिर सीमा नहीं होगी तो वहां झूठ के लिए दरवाजा खुल जाएगा। सीमा करना जरूरी है। जहां हां है तो उसके पीछे ना अवश्य चाहिए, नकार चाहिए। नकार नहीं है तो समझ लो कहीं न कहीं कोई बात दूसरी है। तो न बोलना, निषेध होना बहुत आवश्यक है। सोचने का निषेध, न सोचना, बोलने का निषेध, न बोलना, और करने का निषेध, न करना। हमारे सामने दो मार्ग, एक प्रवृत्ति का, एक निवृत्ति का। अगर हम निवृत्ति की भाषा को नहीं समझते तो हमारी प्रवृत्ति की बात सम्यक नहीं हो। कुछ लोग निवृत्ति को पलायनवाद कहते। पश्चिमी दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन को पलायनवादी दर्शन कहा। कुछ दार्शनिकों ने जैन और सांख्य दर्शन को भी पलायनवादी दर्शन कहा। मैं मानता हूं यह पलायनवाद नहीं है, यह मूल सच्चाई है। मूल सच्चाई कि जिस साधना के पीछे, जिस प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में निवृत्ति नहीं है, वह आदमी को खतरनाक मोड़ तक ले जाती है। आसक्ति ने या नितांत प्रवृत्ति ने अणुयुग को जन्म दिया, अणु अस्त्रों को जन्म दिया। यदि निवृत्ति होती तो अणु अस्त्रों का विकास नहीं होता। केवल प्रवृत्ति का दृष्टिकोण, कोरी क्रियात्मकता का दृष्टिकोण अणुयुग तक पहुंच गया और अणु अस्त्रों तक पहुंच गया। अब बात आती है निशस्त्रीकरण की। निशस्त्रीकरण, बात आती है अणुयुगों, अणु अस्त्रों के सीमाकरण की। संधि होती है, रूस और अमेरिका में बातचीत होती है कि अंतरिक्ष युद्ध को रोका जाए, स्टार वार को रोका जाए, अणु अस्त्रों का विस्तार न किया जाए, उनकी कमी की जाए। ये क्या है? प्रवृत्ति है या निवृत्ति? सारी निवृत्ति है। स्टार वार क्यों नहीं होना चाहिए? अगर प्रवृत्ति ही श्रेय है तो चलते चले, आगे बढ़ते चले जाएं, कहीं रुकना नहीं है। जहां रुकने की बात आएगी वह निवृत्ति हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। और बिना रुके न गाड़ी चल सकती, न वायुयान चल सकता, और न आदमी के पैर चल सकते। रुकना अत्यंत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। हम चाहे व्यवहार की भूमिका पर सोचें, चाहे साधना की भूमिका पर सोचें, निवृत्ति को नकार नहीं सकते। जीवन व्यवहार में भी निवृत्ति जरूरी है और साधना के क्षेत्र में भी निवृत्ति जरूरी है। श्वास लेना एक आवश्यक प्रक्रिया है कि श्वास के बिना कोई आदमी जी नहीं सकता। किंतु अश्वास रहना भी बहुत आवश्यक है। जिसने अश्वास रहने का अभ्यास कर लिया उसने अपने विकास का मार्ग प्रशस्त कर लिया। अश्वास अचिंतन की भूमिका है, अश्वास मौन की भूमिका है, और अश्वास रहना अक्रिया की भूमिका है। दिन और रात 24 घंटा में हम कितने लाख बार श्वास लेते? यदि अश्वास का अभ्यास कर लें, 1 मिनट में 15 श्वास लेते। यदि हम एक श्वास के साथ 2 सेकंड का श्वास कर लें
कितना परिवर्तन होगा, स्थिति कितनी बदल जाएगी। दिन भर में कुल मिलाकर और हमारे 20-25 मिनट भी ऐश्वास के बीत जाते हैं, इसका मतलब है कि हमारी जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी, हमारी कर्मजा शक्ति बढ़ जाएगी और हमारी मस्तिष्क की शक्ति बढ़ जाएगी। श्वास का संयम करना, कुंभक करना, जीवनी शक्ति को विस्तार देना है, लंबा करना है। श्वास का संयम करना, चिंतन को प्रखर बनाना है, शक्ति को प्रस्फुटित करना है। तो श्वास का मूल्य जैसा जानते हैं उतना ही ऐश्वास का मूल्य है, ऐश्वास का, बल्कि कुछ अर्थों में ज्यादा है। प्रेक्षा ध्यान के शिविर में आने वाले लोग देखने की बात सीखते हैं कि देखना है, पर प्रेक्षा ध्यान का अंग केवल देखना ही नहीं है, एक अंग है, उसके साथ श्वास का संयम भी जुड़ा हुआ है, एक निवृत्ति, उसके साथ कायोत्सर्ग जुड़ा हुआ है, एक निवृत्ति, काय गुप्ति, कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग प्रतिमा, निवृत्ति का मार्ग, उसके साथ कंठ का कायोत्सर्ग भी जुड़ा हुआ है, अंतर्मौन जुड़ा हुआ है, अंतर्मौन, एक निवृत्ति का मार्ग, उसके साथ प्रवृत्ति को रोकने की बात जुड़ी हुई। आसन करते हैं, आसन का मतलब है प्रवृत्ति, आसन का अर्थ है सक्रियता, किंतु जिस आसन में निवृत्ति नहीं होती वह आसन अच्छा नहीं होता। बहुत सूक्ष्म क्षण है निवृत्ति का। सर्वांगासन कर रहे हैं और सर्वांगासन में यदि स्थिरता नहीं है, निवृत्ति नहीं है, तो सर्वांगासन ठीक नहीं होगा। जैसे ही सर्वांगासन किया और करने के बाद बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, कहीं हलन चलन नहीं, कोरा जैसे कोई प्रतिमा ही खड़ी है। त्रिकोणासन किया, इधर झुकने के बाद एक क्षण के लिए बिल्कुल निवृत्त हो जाना चाहिए, यानी प्रवृत्ति के पीछे पीछे नहीं, साथ साथ निवृत्ति चलेगी तो बहुत अच्छी क्रिया होगी। ऐसा भी असंभव नहीं है कि आप चलते हुए भी कायोत्सर्ग कर सकते, चलते हुए शरीर को शिथिल कर सकते। इधर तो चल रहे हैं, उधर कायोत्सर्ग भी कर रहे हैं, शरीर को बिल्कुल शिथिल कर रहे हैं। यह जिस दिन अभ्यास हो जाता है, यह साधना हो जाती है, वह साधना एक परिपक्व साधना और आनंद देने वाली साधना होती है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि ऐसी साधना सरसों का ढेर, ऊपर आदमी नाच कर रहा है, सरसों का एक दाना भी इधर से उधर नहीं, यह निवृत्ति की साधना। हमने देखा है, उदयपुर में देखा, एक आदमी और सिर पर गिलास, 15-20 गिलास पानी से आधी आधी भरी हुई, नाच रहा है, नाच रहा है, सिर पर सारी गिलास, लंबी कतार, नाच रहा है। स्टेज से नीचे उतरा और ऊपर आ गया, पट पड़ा है, पट पर चढ़ गया, नीचे आ गया, थाली पड़ी है, थाली में पैर रखा और मेज पर आ गया। सारे कर्तव्य दिखाता है, एक भी गिलास इधर से उधर नहीं होती। ये क्या है? ये प्रवृत्ति में निवृत्ति की साधना। हम श्वास लें और श्वास में अश्वास की साधना। सुझाव दिया जाता है कि दीर्घ श्वास लें, श्वास को देखें, पर सबसे ज्यादा किसको देखना है?
कि श्वास को तो देखना है, किंतु उस क्षण को पकड़ना है कि श्वास के बीच में एक अश्वास का क्षण आता है। श्वास चल रहा है, श्वास को तो देखेंगे, पर एक क्षण आता है अश्वास का कि जहां श्वास बिल्कुल शांत रहता है। श्वास भीतर गया, फेफड़े में फैला और फिर बाहर आएगा। बीच में जो अश्वास का क्षण है उसे पकड़ना है। हृदय की गति, हृदय धड़क रहा, गति हो रही, हृदय पर ध्यान किया नहीं जाता, करना भी अच्छा नहीं होता लंबे समय तक, किंतु नियम तो वही चल रहा है कि प्रवृत्ति के पीछे निवृत्ति। शरीर विज्ञान के अनुसार हृदय 1 सेकंड धड़कता है तो 2 सेकंड विश्राम करता है, अर्थात 24 घंटा में 8 घंटा ही धड़कता है, 16 घंटा विश्राम करता है, निवृत्ति करता है। निवृत्ति हमारी हर प्रवृत्ति के साथ जुड़ी हुई है। यदि हम इस सच्चाई को समझ लें और जीवन व्यवहार में उसका उपयोग करें तो अनासक्ति का स्रोत खुल जाएगा। अनासक्ति वही होती है, वही कर्म अनासक्त होता है जिसके साथ निवृत्ति जुड़ी हुई है। निवृत्ति का अर्थ हो गया पर इतने से ज्यादा नहीं, इतने से ज्यादा संग्रह नहीं करूंगा। खाऊंगा पर इतने से ज्यादा नहीं खाऊंगा। बोलूंगा पर इतने से ज्यादा नहीं बोलूंगा। सोचूंगा पर इतने से ज्यादा नहीं सोचूंगा। हर प्रवृत्ति के साथ आप निवृत्ति को जोड़ें तो अनासक्ति की साधना अपने आप हो जाएगी। जो लोग केवल अनासक्ति की चर्चा करते हैं, कोरी अनासक्ति की चर्चा, और साथ में सीमाकरण नहीं करते, निवृत्ति की बात नहीं जोड़ते, वे बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते। कल एक प्रश्न था कि धन का बहुत विस्तार कर दिया जाए, संपदा का बहुत विस्तार कर दिया जाए तो अनासक्ति आ जाती है। अनुभव ऐसा नहीं बताता। जिन लोगों ने विस्तार किया है, साम्राज्य का विस्तार किया, आसक्ति बढ़ती ही चली गई। सूत्र मान लिया कि सफलता पर सफलता। सिकंदर कब अनासक्त बना था? सफलता पर सफलता मिलती गई, आसक्ति बढ़ती चली गई। जीवन भर अनासक्त नहीं बना, केवल मरते क्षण अनासक्त बना था। मरते क्षण इस सच्चाई का अनुभव हुआ कि इतनी भाग दौड़, परिणाम क्या आया। तब कहा कि मेरे हाथ ऐसे खुले रख देना, दुनिया को बताना कि इतना किया, साथ में कुछ भी नहीं ले जा रहा, कुछ भी नहीं ले जा रहा। ऐसा ही एक प्रसंग बना कि एक राजा अपराजित जीत कर आया और अपनी मां के पास गया, प्रणाम किया। मां ने सामने नहीं देखा, मुंह फेर लिया। तो बोला, मां, इतनी बड़ी विजय, और विजय के बाद में आपको नमस्कार करने आया हूं, आप सामने ही नहीं देख रही है, आपने मुंह फेर लिया, ये क्या? मां बोली, बेटा, तेरी विजय मुझे अच्छी नहीं लग रही। भला कोई मां ऐसी बात कह सकती? अच्छी नहीं लग रही। जो मां सारी दुनिया तो प्रशंसा कर रही है, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, ये कैसे? कि नहीं, मुझे अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। कितने लोगों को मारता है, कितना संहार होता है, और संहार के बाद विजय करता है, आखिर होगा क्या? तो मुझे एक बात बता कि इतनी विजय कर ली, अब क्या करेगा? कि मां और पड़ोसी राज्यों को जीतूंगा, उनको जीत लेगा, फिर क्या करेगा?
कि फिर आसपास के राजाओं को जीतूंगा। फिर क्या करेगा कि जितने राजा है सबको जीत लूंगा। फिर क्या करेगा कि फिर शांति से बैठूंगा। माँ बोली, मूर्ख कहीं का, फिर शांति से बैठेगा तो पहले ही शांति से क्यों नहीं बैठ लेता है? इतनों का संहार करके शांति से बैठेगा। आखिर हर आदमी को कहना पड़ेगा कि फिर शांति से बैठूंगा। युद्ध होता है, महायुद्ध, बड़े बड़े युद्ध। अंतिम अवस्था क्या है? आज तक के पूरे इतिहास को देखें, युद्धों का इतिहास, अंतिम अवस्था संधि। आखिर संधि और समझौता। तो जब हमारी आखिरी मंजिल क्या है, पहुंचते कहां है? आखिर समझौते पर। आजकल न्यायाधीश भी समझौता करा रहे, जो लोक अदालतें खुली हैं परस्पर में समझौता करा रहे, संधि करा रहे। आखिरी मंजिल है संधि या समझौता, अर्थात निवृत्ति, युद्ध से, लड़ाई से निवृत्त होना। चाहे पहले देखें, बाद में देखें, साथ साथ देखें। जिस प्रवृत्ति के साथ, जिस प्रवृत्ति के पहले या पीछे निवृत्ति आती ही है, तो वह प्रवृत्ति कष्टदायक नहीं होती, सरल हो जाती। हम फिर इस सच्चाई का अनुभव करें, साधना करने वाला इस सच्चाई को ठीक अनुभव करे कि निवृत्ति का जीवन में अभ्यास करना है। शिविर में आए हैं, घरवार को छोड़कर आए हैं, प्रवृत्ति सीखने नहीं आए। प्रवृत्ति तो बहुत जानते हैं, घर में करते ही है। यहां जो पढ़ने आए हैं वह है निवृत्ति, यानी निषेध को सीखने आए हैं। मुझे कोई संकोच नहीं। आज के मनोवैज्ञानिक युग में नकार पर बहुत एक चिन्ह लगा दिया कि नकार की भाषा में नहीं बोलना चाहिए। हम इसमें विश्वास नहीं करते। निषेध भी बहुत आवश्यक है। आप भोजन करना जानते हैं, यहां क्यों आए? तो भोजन न करना सीखना है। मिर्च मसाले खाते हैं, पर मिर्च मसाला कैसे छोड़ना यह सीखने आए हैं। चीनी बहुत खाते हैं, चीनी कैसे छोड़ना, नमक को कैसे कम करना यह सीखने आए हैं। यह सीखने नहीं आए हैं कि बढ़िया रसोई कैसे बनाई जाती। शीरा, जलेबी, लड्डू, कतली कैसे बनाई जाती है यह सीखने नहीं आए, या कैसे खाई जाती है, कितनी खाई जाती है, यह सीखने नहीं आए हैं। नए खाने की बात सीखने आए, नए सोचने की बात सीखने आए हैं कि नए सोचना कैसे सीखें, यानी किस प्रकार मन को एकाग्र कर सकें और नए सोचने की बात समझ में आए। तो एक भाषा में कहा जा सकता है कि प्रेक्षा ध्यान में आने का अर्थ है निवृत्ति का अभ्यास। निवृत्ति का अभ्यास जो कि हमारी दुनिया ने भुला दिया, विसार दिया। बहुत आवश्यक था निवृत्ति का अभ्यास। और यदि आपके जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन होता है तो वह सबसे बढ़िया जीवन होगा। यदि कोई मुझे पूछे कि श्रेष्ठ जीवन की परिभाषा क्या है, तो मैं निसंकोच कहना पसंद करूंगा कि जिस जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन है वह श्रेष्ठ जीवन है, सबसे बढ़िया जीवन है। और जिस जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन नहीं है वह बिल्कुल घटिया जीवन। कोरी निवृत्ति तो चल नहीं सकती, किंतु आदमी प्रवृत्ति को बहुत अधिक बढ़ा देता है, चलता है, पर जल्दी टूटता है, जल्दी टूटता है। या तो मानसिक विकार पैदा हो जाएगा, या शारीरिक विकार पैदा हो जाएगा, या और समस्या पैदा हो जाएगी। अच्छा जीवन नहीं होता। संतुलित जीवन वही होता है जिसमें यह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों संतुलित बन जाते हैं। इस सारी चर्चा का निष्कर्ष यही है, बहुत थोड़ा सा है, कि
हम आवश्यकता की सीमा में जिए, अनासक्ति की सीमा में जिए। बीच में जो आसक्ति है उसे समझ ले। यानी आवश्यकता, एक तरफ में आवश्यकता और दूसरी तरफ में अनासक्ति। यह योग तभी संभव है कि आवश्यकता और अनासक्ति के बीच में निवृत्ति का धागा जुड़ जाए। दोनों के बीच में निवृत्ति का धागा है तो आवश्यकता अनासक्ति को जन्म दे, कोई अंतर विरोध नहीं होगा। और यदि आवश्यकता और आवश्यकता केवल आवश्यकता वाली बात चली, इसका मतलब कोरी प्रवृत्ति की बात चली, जीवन की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी और साधना की बात तो आएगी ही नहीं। इसलिए साधना का दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि वह दिन में, प्रतिदिन, यदि 24 घंटा में 20-22 घंटा प्रवृत्ति करता है तो एक दृष्टिकोण बनाए कि घंटा 2 घंटा निवृत्ति का भी बिताए। यह निवृत्ति का सूत्र आपके जीवन विकास का बहुत बड़ा सूत्र बन सकता। इस सामुदायिक जीवन में सबकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती तो क्या वह आसक्ति को नहीं बढ़ाती है? बढ़ा भी सकती है, नहीं भी बढ़ाती। अगर दृष्टिकोण यह सम्यक बन जाए, सम्यक कभी पूर्ति नहीं हुई तो मान लेना चाहिए कि कहीं न कहीं त्रुटि रही है और उस त्रुटि का भागीदार एक मैं भी हूं। वह शायद एक कहानी पढ़ी होगी विमल मित्रा की, बढ़िया कहानी थी। गिर गए, मेन हॉल में गिर गए कलकत्ता, तो सुकुमार से विमल मित्रा उनके पास गए, बड़े उपन्यासकार अच्छे। उन्होंने कहा कि आपके इतनी चोट आई, आपको मुकदमा कर देना चाहिए, सरकार पर केस करना चाहिए। तो सुकुमार सेन ने कहा, विमल, हमारी व्यवस्था ही ऐसी है, सरकार भी दोषी है, तुम भी दोषी हो, मैं भी दोषी हूं, मुकदमा कौन किस पर करेगा? तो उस व्यवस्था में हम सब दोषी हैं, तो कौन किस पर केस करेगा? ये अगर सोच लेता है तब तो आसक्ति बढ़ती नहीं है। यह नहीं सोचता और यह सोचता है देखो मुझे मिला नहीं, सारा नहीं, दृष्टिकोण यह मिथ्या होगा तो आसक्ति बढ़ भी सकती। तो यह हमारे सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन पर निर्भर है। निवृत्ति का परिणाम तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, निवृत्ति का नहीं। इसके लिए तो तुम स्वयं प्रयोग कर लो, स्वयं कर लो कि 10 दिन नींद मत लो, 10 दिन विश्राम मत करो, 24 घंटा ही काम करो, फिर देखो कैसे परिणाम प्रत्यक्ष है कि नहीं है। प्रत्यक्ष दिखता है, हर आदमी जानता है, दिखता है। जानबूझकर आंख मिचौनी कर रहे हैं, आंख मिचौनी मिट जाए बस।